हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग लॉकडाउन में एकदम भयंकर खतरनाक वाली पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग एरिया अंडर द कर्व का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका रिवीजन हम लोग दो पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले याद करने की कोशिश करेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रॉब्ली मैं यूट्यूब पर कुछ लाइव क्लासेस लूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर के सब टॉपिक्स की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, और व्हाट्सएप के थ्रू जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको उसके थ्रू भी आप मैं अपडेट भेज दूंगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देता है एल्जेब्राइक एरिया अंडर द कर्व। एल्जेब्राइक का मतलब कि विद साइन देता है। तो विद साइन का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव एरिया देगा, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो निगेटिव एरिया देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, हमें इसे a से b में इंटीग्रेट करना है ना, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो ये लाइन है x इज इक्वल्स टू a की, ये लाइन है x इज इक्वल्स टू b की, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा जीरो और ये कोऑर्डिनेट होगा b कॉमा जीरो। तो हम सभी को पता है एरिया कितना आएगा। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया आएगा a1, और जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे उसके करस्पॉन्डिंग एरिया आएगा माइनस a2। तो डेफिनेट इंटीग्रल कितना आएगा, a1 माइनस a2। ठीक, लेकिन अगर यही हमसे एरिया अंडर द कर्व पूछा जाए, डेफिनेट इंटीग्रल ना पूछा जाए कि x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू बी के बीच में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो चाहे ग्राफ ऊपर हो चाहे ग्राफ नीचे हो, हम एरिया क्या बोलेंगे, हम एरिया बोलेंगे a1 प्लस a2। ठीक है ना, a1 माइनस a2 बोलेंगे। एरिया बाउंडेड कितना बोलेंगे, a1 प्लस a2, क्योंकि एरिया नेगेटिव में होता है। डेफिनेट इंटीग्रल अलजेब्राइक एरिया देता है, लेकिन अगर एरिया बाउंडेड पूछा है तो हमें पॉजिटिव वाला बताना है। तो बेसिकली क्या है, ए से सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से सी में तो डायरेक्ट एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया है। लेकिन अगर सी से बी में एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस a2 आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं, प्लस a2 आए। तो हम क्या करेंगे कि सी से बी में हम माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है सी से बी में, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि अगर एरिया निकालना हो इस पर्टिकुलर केस में, तो एरिया आप कैसे निकाल सकते हो कि आप डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से निकालेंगे ऑब्वियसली। तो ए से सी में तो हम लोग ने एफ एक्स को ही इंटीग्रेट किया, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन उसके बाद यानी कि सी से बी में हम लोग ने एफ एक्स को ना इंटीग्रेट करके माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, तो उससे फायदा क्या होगा कि सी से बी में ये जो आपका एफ एक्स डी एक्स था ये माइनस a2 आना था, और एक माइनस हमने खुद से लगा दिया, तो नेट एरिया क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक, तो एरिया अंडर द कर्व में हमें ये चीज बतानी होगी। तो बस हमें यही ध्यान रखना होगा कि जहां पर ग्राफ ऊपर है वहां डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो, जहां पर ग्राफ नीचे है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर लाओ और फिर डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बस ये वही बात है जो अभी पढ़ के आए। एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b ग्रेटर देन a इज गिवन बाय। मतलब ये ग्राफ x एक्सिस के साथ इन दो लाइंस के बीच में, यानी कि x इज इक्वल्स टू a लाइन और x इज इक्वल्स टू b लाइन के बीच में कितना एरिया बाउंड कर रहा होगा, वो हमें क्या दिया हुआ है, मॉड वाई डी एक्स। वाई किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर, यानी ए से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो डी एक्स है, तो देन इसका मतलब हुआ कि हमें अगर यहाँ पर डी एक्स लिखा है तो हमें यहाँ पर एक्स का फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डी वाई होता तो हमें यहाँ पर वाई का फंक्शन लिखना पड़ेगा, और वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, मॉड एफ एक्स है। तो जब जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तब तब मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, जब जब एफ एक्स निगेटिव होगा तब मॉड माइनस के साथ हटेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा ए से सी में, तो एफ एक्स पॉजिटिव है तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, फिर सी से डी में एफ एक्स निगेटिव है तो मॉड निगेटिव से खुलेगा, तो माइनस सी से डी एफ एक्स डी एक्स। अब डी से बी में अगेन एफ एक्स इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, डी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है
कि जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके एरिया निकाल रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि कितना ग्राफ ऊपर है कितना ग्राफ नीचे, और अकॉर्डिंगली साइन लगा देंगे। अब बात आती है कि अगर हम x पे इंटीग्रेट ना करके y पर इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे कि ये एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व x इज इक्वल्स टू जी वाई, ये आपको कंटिन्यूअस कर्व का ग्राफ दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू जी वाई, यहाँ पर x एक्सिस की जगह y एक्सिस होगा, y एक्सिस एंड द लाइंस y इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, मतलब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल्स टू a आएगी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल्स टू b आएगी। तो ये कर्व x इज इक्वल्स टू जी वाई उन दो लाइंस के बीच में कितना एरिया बाउंड करेगा। ये लाइंस भी हम लोग ने बना ली यहाँ पर। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो ग्राफ है x इज इक्वल्स टू जी वाई, वो y एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा होगा वो हमें लिखना है। तो है वो मॉड x dy, और x किसके बराबर है, जी वाई के बराबर, तो जी वाई डी वाई। अब इसमें देखो, जब हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कितना ग्राफ ऊपर है कितना ग्राफ नीचे। जब हम y एक्सिस पर इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारा कंसर्न होना चाहिए कितना ग्राफ लेफ्ट साइड है y एक्सिस के और कितना ग्राफ राइट साइड है। तो जो ग्राफ लेफ्ट साइड होगा उसके लिए ये x नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा, और जो राइट साइड होगा उसके लिए ये x पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। तो इसमें a से c तक लेफ्ट साइड है तो a से c तक क्या आएगा, माइनस जी वाई डी वाई, ए से सी जी वाई डी वाई, और फिर सी से बी में कैसे आएगा, प्लस से आएगा, सी से बी में आएगा जी वाई डी वाई, है ना। तो ये ध्यान रखना है जब y एक्सिस पर इंटीग्रेट करेंगे तो अवर कंसर्न विल बी कि कितना ग्राफ लेफ्ट में है कितना ग्राफ राइट में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दो कर्व के बीच में कितना एरिया बाउंड होगा वो समझते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स y is equals to fx and y is equals to gx, y is equals to fx ये ग्रीन वाला ग्राफ है, y is equals to gx ये ब्लू वाला ग्राफ है। बिटवीन लाइंस x is equals to a, ये लाइन है x is equals to a and line x is equals to b is given by mod of fx minus gx dx। तो मॉड का मतलब कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव से ओपन होनी चाहिए, तो ये चीज पर पॉजिटिव से नहीं ओपन होनी चाहिए, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मॉड पॉजिटिव से कब ओपन होगा, जब fx बड़ा होगा gx से, और नेगेटिव से कब ओपन होगा, जब fx छोटा होगा gx से। तो हमें ये फॉर्मूला नया ध्यान रखें, हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि a से b, है ना, हम इंटीग्रेट क्या करेंगे हमेशा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x एक्सिस पर, और अगर यही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं y एक्सिस पर, तो हम क्या लिखेंगे, a से b राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, है ना। तो वो आप खुद से लिखना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, क्योंकि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है, मतलब कि ये चीज फिर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अगर लिखोगे, तो हमें अगर एफ एक्स और जी एक्स दिए होंगे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी के बीच में उनके जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इस डायग्राम में हमने मान लिया कि वो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी और डी आ रहे हैं। तो ब्लू से जी एक्स है, ग्रीन से एफ एक्स है। अब रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग ए से सी में, और ए से सी जाते वक्त अपर कर्व कौन है, ब्लू वाला ग्राफ यानी कि जी एक्स है। तो ए से सी में क्या आएगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस। अब आगे क्या होगा देखो, जब तुम C से D में जा रहे हो तो अब अपर कर्व का काम कौन कर रहा है, C से D में, C से D में अपर कर्व का काम कर रहा है ग्रीन वाला ग्राफ यानी कि एफ एक्स ग्राफ। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। और ऐसे ही जब D से B में जा रहे हो तो D से B में अगेन ब्लू वाला ग्राफ ऊपर हो गया है, तो अगेन क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स dx, है ना। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाली थीम याद रखनी है, ठीक। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने पड़ेंगे, हालांकि कुछ क्वेश्चंस के लिए भी शॉर्टकट ट्रिक भी सीखते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक काम की चीज है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स बाउंड्री ऑफ कर्व वेयर एज इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स रीजन। देखो कोई भी 2D कर्व होगा, जब तुम उसको बनाओगे तो क्या होगा, इक्वालिटी पे बनाओगे तो उसकी बाउंड्री बनेगी,
और वो पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे देखो, एक पार्ट इसके अंदर वाला है और एक पार्ट इसके बाहर वाला है, ठीक। तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनाना है तो मान लो तब तो ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन अब अगर मान लो हमें बनाना है इनइक्वालिटी, तो रीजन आएगा। और कौन सा रीजन आएगा? इन दोनों में से, यानी कि एक तो रीजन ये है जो पैराबोला के अंदर है, और एक रीजन ये है जो पैराबोला के बाहर है, जो कि इधर भी है, और है ना, ये पूरी जगह वही वाला रीजन है, ठीक। तो इन दोनों में कोई एक रीजन आएगा अगर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगी। तो अब हमें पता करना है कौन सा रीजन आएगा। तो देखो, बहुत सिंपल है वो पता करना। कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो किसी भी रीजन में। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 1,0। अब चेक करके देख लो क्या 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर रखा 0, तो क्या जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये तो गड़बड़ चीज आ गई। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जिस भी रीजन में होगा वो रीजन नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट बाहर वाले रीजन में है, यानी कि बाहर वाले पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तुम्हें कौन सा रीजन मिलेगा? ये जो पैराबोला के अंदर आ रहा है, ऐसे करके ये पूरा रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब रीजन कैसे पहचानना है? बहुत सिंपल है। हम ग्राफ बना लेंगे, और कोई भी जब ग्राफ बनाएंगे 2D प्लेन में, तो जो ग्राफ है वो पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो रीजन में डिवाइड कर देगा। दोनों में से किसी भी रीजन में एक पॉइंट उठाएंगे और जो इनइक्वालिटी है उसमें रखेंगे, है ना। और अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही वाला रीजन आ जाएगा जिससे पॉइंट उठाया था। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो जो दूसरा वाला रीजन है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आई होप क्लियर होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड लाइन y इज इक्वल्स टू x। तो ये दो कर्व्स हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और दूसरा y इज इक्वल्स टू x। तो इनके बीच में एरिया एनक्लोज निकालना, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 या 1। यहाँ पर रखोगे y इज इक्वल्स टू एक्स में, तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 या 1। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए? 0,0 और 1,1, ठीक। तो अब इनका ग्राफ बना के देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। दोनों ही सिंपल से ग्राफ है, बना के देखते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम बन गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हॉरिजॉन्टल वाई पैराबोला, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं 0,0, 1,1। तो ये बाउंडेड एरिया है। देखो, अब आंसर वैसे लिखेंगे, एरिया जो होगा वो हमें इंटीग्रेट क्या करना है? 0 से 1। और अगर ध्यान दो 0 से 1 में अपर कर्व हमेशा पैराबोला है और लोअर कर्व हमेशा लाइन है। तो यहां पर क्या रखेंगे? जो पैराबोला की इक्वेशन में हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? वाई स्क्वायर की आ रही है, जो कि कितनी आ रही है? वाई की आ रही, सॉरी, वो कितनी आ जाएगी? रूट एक्स आ जाएगी, क्योंकि हमें प्लस माइनस रूट एक्स आएगी, लेकिन हमें एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही चाहिए, ठीक है। माइनस लोअर कर्व कितना है? एक्स, है ना। और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो बस इसमें आंसर निकाल के देख लेना। आंसर आ जाएगा 1/6। आप चाहो तो वाई एक्सिस पे भी इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हो। जब वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपको वाई का फंक्शन रखना पड़ेगा, और इंटीग्रेट अभी भी कहां से कहां होगा? 0 से 1। अब देखो, जब वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा राइट कर्व कौन है? लाइन है, यानी कि लाइन से एक्स की वैल्यू रखो तो वो कितनी आ रही है? वाई आ रही है। और हमेशा लेफ्ट कर्व कौन है? पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला से एक्स की वैल्यू रखो तो वो कितनी आएगी? वाई स्क्वायर और डी वाई। और यहां से भी आप आंसर निकाल के देखें ना, तो कितना आ रहा होगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक। तो हम जहां पर अपनी सुविधा देखें वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे, है ना। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन था, अगर ध्यान दो, तो वो पैराबोला और लाइन का था। और ये जेई मेन में बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाला या पूछा जाने वाला कॉम्बिनेशन है। तो अब हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि जिससे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हम लोग आंसर निकाल सके, जहां पर स्टैंडर्ड पैराबोला और लाइन इन्वॉल्व हो, ठीक। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले तो है कि दो स्टैंडर्ड पैराबोला के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो क्या होता है। तो एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जो कि ये वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और जो दूसरा पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, है ना। तो इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा, अच्छा ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये
राइटवर्ड ओपनिंग की जगह लेफ्टवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है, ये अपवर्ड ओपनिंग की जगह डाउनवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है ना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, तो जो एरिया बाउंडेड आएगा वो कितना आएगा, मॉड ऑफ 16 AB/3, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 मॉड AB। मॉड क्यों लगा रखा है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व चाहिए, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप चाहो तो इन दो स्टैंडर्ड पैराबोला के बीच में बाउंडेड एरिया याद रख सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल्स टू mx, मतलब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हो, एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज 8/3a² ठीक, तो इसको ध्यान रखना है, ये कब यूज करना है, जब स्टैंडर्ड पैराबोला हो हॉरिजॉन्टल वाला और लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, तो क्या आता है 8/3 मॉड ऑफ a²/m³ चाहो तो a² को मॉड के बाहर भी निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब ये वाला पैराबोला होगा, इसको याद रखने का तरीका, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब m नीचे होता है कब m ऊपर होता है, क्योंकि अभी अगले फॉर्मूले में m ऊपर आ जाएगा। तो याद क्या रखना है कि y² इज इक्वल्स टू 4ax की अगर याद करो तो m स्लोप की टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, है ना। तो a/m, तो इसकी m स्लोप की टेंजेंट पे m नीचे आता है, तो इस फॉर्मूले में भी m नीचे आएगा और यहाँ पर स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्यूब, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब लाइन और पैराबोला दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पर ये और ये पॉइंट है, और दूसरी बात लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, तो 8/3 मॉड ऑफ a²/m³। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर वर्टिकल वाला पैराबोला हो और ओरिजिन से लाइन पास हो रही हो, तो उसमें क्या आया था अभी 8/3 a²/m³ आया था। इसमें क्या होगा, a को तो b से रिप्लेस कर दिया तो b² होगा, और ये m³ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें नीचे था तो इसमें ऊपर रहेगा, तो 8/3 b²m³ का मॉड। इसमें भी कंडीशन क्या है, ये लाइन ओरिजिन से पास करनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, x² इक्वल्स टू 4by। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल्स टू kx² एंड x इज इक्वल्स टू ky² इज 1 यूनिट, देन फाइंड k। ये जेई मेन 2019 में आया है, और ये जेई एडवांस के जो स्क्रीनिंग वाले पेपर होते थे जब, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, y² इज इक्वल्स टू 4x, x² इज इक्वल्स टू 4by के लिए 16/3 मॉड AB। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें, x² इज इक्वल्स टू 1/k। ये गलती हो जाती है इसमें किसी किसी कुछ लोगों से, है ना, कि ऐसे पहले इसको लिखना जरूरी है, और y² इज इक्वल्स टू 1/k x। ठीक, तो x² इज इक्वल्स टू 4by, तो 4b हो गया तुम्हारा 1/k, तो b कितना हो गया 1/4k, है ना। और सिमिलरली a भी कितना हो जाएगा 1/4k। अब फॉर्मूला है 16/3 मॉड AB, और वो किसके बराबर है, वो है 1 के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा 16/3 मॉड ऑफ 1/4k इंटू 1/4k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 4 4 16, तो k² आ जाएगा 1/3, तो k आ जाएगा 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 आएगा। क्वेश्चन ने बोल रखा है k पॉजिटिव है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो ये चीज हमें पता थी, तो हमने आंसर थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area that is enclosed in the circle x² plus y² is equals to 2, which is not common to the area enclosed by y is equals to x and y² is equals to x। मतलब इस सर्किल का वो एरिया निकालना है जो इनके बाउंडेड एरिया के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये दो कर्व वही हैं जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले करके आए थे, जिसमें आंसर हमारा 1/6 आया था। और अगर उसमें याद हो तो इनका, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम लोग ने निकाला था, वो एक तो आया था 0,0 और दूसरा आया था 1,1। अभी करके ही आया, तो फिर से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ध्यान दो तो ये जो 1,1 पॉइंट है, ये सर्किल पर भी लाई कर रहा है। तो अब हम बड़ी आसानी से इस पूरे सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई ऐसी कुछ सिचुएशन है कि सर्किल के एरिया से हमें जो इनके बीच का बाउंडेड एरिया है वो हटाना है। तो सर्किल का रेडियस है √2, तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू √2 का स्क्वायर।
और इनके बीच का बाउंडेड एरिया भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो कितना आया था 1/6, तो माइनस का 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई माइनस 1/6। मतलब क्वेश्चन तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्किल के एरिया में से वो एरिया हटाना था जो इनके बीच में बाउंडेड है, ठीक है। तो सर्किल का एरिया 2 पाई था, इनके बीच का एरिया 1/6। अच्छा, अभी हम लोग निकाल के भी हैं, और जो आप शॉर्टकट फॉर्मूले सीखे हैं आप उससे भी इसका एरिया 1/6 निकालने की कोशिश करना, आप आराम से प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो ये भी एक देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये वाली लाइन ना। अभी ये रीजन समझते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो पहले इसमें ये समझते हैं कि कौन सा रीजन आएगा, इसमें समझ लेंगे, आगे क्वेश्चन में आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमेशा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो बाउंडेड एरिया के बारे में ही पूछ रहा होगा। तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x टाइप का, और लाइन है वाई इज इक्वल्स टू 4x-1 की। उनकी मदद से देखते हैं कौन सा रीजन आ रहा है। तो ये दोनों ही डायग्राम हमारे लिए बनाना बहुत ईजी है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, लाइन जिसकी स्लोप 1 है और वाई इंटरसेप्ट -1 है, तो इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं। अब देखो पैराबोला है वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x। तो देखो पैराबोला ने पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रीजन में पैराबोला के अंदर वाले पॉइंट्स है, एक में सारे बाहर वाले। तो हमें देखना है कौन सा रीजन मिल रहा है इस इनइक्वालिटी से। तो किसी भी पॉइंट से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे सपोज कर लो -1, 0, देखें इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। y को रखेंगे 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू -2 आ गया, गड़बड़ आ गया, तो यानी कि पैराबोला के बाहर वाला रीजन नहीं होगा। वाई स्क्वायर लेस देन 2x का मतलब है पैराबोला के अंदर के सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब जो ऐसे करके जा रहे होंगे सारे वो मिल जाएंगे। अब लाइन देखते हैं, ये जो लाइन देखो दिख रही है, इसने भी पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन को एक इस पार्ट में डिवाइड किया और एक इस पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसको ओरिजिन की हेल्प से चेक कर लो कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको। तो ओरिजिन रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो सही आ गया। यानी कि लाइन से कौन से पॉइंट मिलेंगे, जो लाइन के इस साइड आ रहे होंगे। तो अब अगर ध्यान दो तो कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे, एंड लगा ना, तो कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे, कॉमन पॉइंट्स ये वाले होंगे जो ऐसे मिल रहे होंगे यहाँ पर, ये ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स होंगे ये दोनों में कॉमन होंगे। तो हमें इसी रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। और जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर्व को और लाइन को इंटीग्रेट करके भी बाउंडेड एरिया वाला जो तरीका है वो लगा देंगे। जब भी हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला दिया हो तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करोगे तो दो डेफिनेशन आएंगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 2x, है ना। लेकिन वाई एक्सिस पे करोगे तो एक ही डेफिनेशन आएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी y² 2। तो पहले तो अपने को लेकिन क्या करना है कि y² इज इक्वल्स टू 2x और y इज इक्वल्स टू 4x-1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो y² इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+1/4 ये आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रही है, 2y² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लो, एक रूट साफ साफ दिख रहा है 1 है, तो एक रूट आ गया 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/2, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना हो गया -1/2। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये -1/2 है और ये वाला पॉइंट 1 है। अब बाउंडेड एरिया निकालना है वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हुए। तो वाई एक्सिस पे जब बाउंडेड एरिया निकालते थे तो हम क्या ध्यान रखते थे कि राइट कर्व कौन है और लेफ्ट कर्व कौन है। और अगर तुम ध्यान दो तो हमेशा ही राइट कर्व ये लाइन है और हमेशा ही लेफ्ट कर्व क्या है, पैराबोला है। तो हम क्या करेंगे, -12 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे, और राइट कर्व लाइन है तो लाइन से, क्योंकि y एक्सिस पे इंटीग्रेट है तो लाइन से x की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी आएगी, y+1/4 माइनस, फिर यहाँ पर पैराबोला से x की वैल्यू कितनी आएगी, y² और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो अब विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब तो मेरे ख्याल से बस कैलकुलेशन बची है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। y+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर बाई 2 और नीचे एक 4 है तो 8 हो जाएगा, माइनस y³ और इसको इंटीग्रेट करना है अपने को -1/2 से 1 में। मेरे ख्याल से अब केवल कैलकुलेशन है, तो अब आगे आप खुद से सॉल्व करके देखना। तो ये 9/32 वाला आंसर जो है बी ऑप्शन है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा तो कोशिश होगी वर्टिकल लाइन के अबाउट इंटीग्रेशन करने की, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेशन करने की।
और इसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। और इसमें ये फायदा हुआ कि राइट कर्व हमेशा लाइन थी, तो हमें डेफिनेशन ब्रेक नहीं करनी पड़ी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मोर और लेस सेम है। हमें इस रीजन का एरिया बताना है, मतलब कि एक है वाई स्क्वायर बाई टू लेस देन और इक्वल टू एक्स, एंड दूसरा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस फोर। ठीक है, यानी कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू टू एक्स, एंड एक लाइन है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस फोर। मतलब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी रीजन आ रहा होगा, यहाँ पर ये एक्स है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अगर आपको रफ डायग्राम बनाना हो तो आप बना सकते हो। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा और हमने कर्व लिख लिया। अब हम अगेन हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू वाई प्लस एट आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना उसको तो बड़े आराम से कर सकते हो। वाई की वैल्यू आ जाएगी -2, 4। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4। अगेन हमेशा राइट कर्व लाइन है, तो जो बाउंडेड एरिया होगा बड़ी आसानी से आ जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से क्या करेंगे, -2 से 4। राइट कर्व क्या है, लाइन है, तो लाइन से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई प्लस 4, माइनस लेफ्ट कर्व कितना है, एक्स की वैल्यू क्या है लेफ्ट कर्व के लिए, वाई स्क्वायर बाई 2। और इस पूरे को अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन है वाई प्लस फोर का कितना होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 6, और इंटीग्रेशन तुम्हारा जा रहा है -2 से 4। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना और देख लेना कि 18 आंसर आ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, और आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस गलती क्या नहीं करनी है कि इंटीग्रेशन ध्यान रखना है कि किसको राइट कर लेना किसको लेफ्ट कर। वैसे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, तो अगर तुम लेफ्ट कर राइट कर गलत ले भी लोगे, इस केस में ले लोगे, तो बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, बस -18 आ जाएगा। अब इतना तो तुम्हें आइडिया है कि एरिया पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो मल्टीपल डेफिनेशन आ जाएंगी इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करने से बच रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the area in square units bounded by parabola y square is equals to 4 lambda x and y is equals to lambda x is 1/9, then lambda is। तो यहाँ पर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, पैराबोला हॉरिजॉन्टल वाला है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अच्छा 4a बराबर 4 लैम्डा है, तो a बराबर कितना है, लैम्डा है, y इज इक्वल्स टू mx है, तो m बराबर भी कितना है, लैम्डा है। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब होता है, और ये बाउंडेड एरिया क्वेश्चन ने दे रखा है 1/9, तो यह आ जाएगा 8/3 मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब इज इक्वल्स टू 1/9। तो ये 3 और ये 3, लैम्डा स्क्वायर से क्यूब मॉड लैम्डा, लैम्डा पॉजिटिव है तो प्लस से ओपन हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो, देख लो लैम्डा 24 आ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अब की ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो x में स्क्वायर है तो वर्टिकल वाला पैराबोला होगा, एंड लाइन x इज इक्वल्स टू 4y, तो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है। ठीक, तो अब की देखो क्या है कि लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, चूंकि अब की पैराबोला वर्टिकल है, तो अब की हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो दोनों में ही 4y है, तो दोनों से 4y की वैल्यू बराबर कर दे, तो क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, -4x आएगा, और ये x इधर आ जाएगा, तो -5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, और रूट्स आ जाएंगे 1 और 4, तो यानी कि ये वाला पॉइंट 1 होगा और ये वाला पॉइंट 4 होगा। ठीक, तो अब इंटीग्रेट करना है, तो इस डायग्राम में भी तुम्हें दिख रहा होगा कि हमेशा अब एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करना है, तो अपर कर्व और लोअर कर्व देखना है। तो देख पा रहे हो कि हमेशा अपर कर्व कौन है, लाइन है, और हमेशा लोअर कर्व कौन है, पैराबोला है। तो लाइन से y की वैल्यू रखनी होगी, तो लाइन से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/4, और पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो लोअर कर्व है x-2 का होल स्क्वायर बाई 4, और अब की इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ गया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, नहीं 4 तो बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग ने करेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आ जाएगा x-2 का होल क्यूब अपॉन
3। ठीक है, बाकी इसको अब इंटीग्रेट कर लेना 1 से 4 में, तो वो तो कर ही लोगे। वो नहीं कर पा रहे तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/8, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और उसको आपको अच्छे से समझना है। अब ये क्वेश्चन है, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व्स इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू बी, a greater than b greater than 0, area of triangle formed by AB, x is equals to b and x axis is 1/2। और फिर ये देखना है ये इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू होगी। ठीक है, तो दो कर्व्स हैं जो a और b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, एक वर्टिकल पैराबोला है, और उसके बाद एक लाइन है वर्टिकल लाइन x इज इक्वल्स टू b जो इनके बाउंडेड एरिया को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। और फिर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और ए बी के साथ जो ट्राइंगल बना रही है उसका एरिया 1/2। तो कौन सा इक्वेशन इसमें से ट्रू होगा वो अपने को बताना है। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट तो 0,0 हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल, आप चाहो तो आराम से सॉल्व कर सकते हो तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दो तो ए दोनों पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ए रखोगे, ए रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ए रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग ने बाई ऑब्जर्वेशन देख लिया। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए। उसके बाद इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया भी हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इनके बीच का बाउंडेड एरिया जो होता है वो होता है 16/3 मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, तो वो जल्दी से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16/3। देखो 4 ए मतलब 4 कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए के बराबर है, तो कैपिटल ए की वैल्यू मतलब ये कैपिटल ए बोल रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, a/4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a/4। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से देखो तो 4b की वैल्यू a है तो b की वैल्यू कितनी है, a/4। तो ये इनके बीच का टोटल बाउंडेड एरिया कितना आ गया, वो आ गया 16। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो आ गया a²/3। ठीक है, तो ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू बी वो इनके बीच के बाउंडेड एरिया को डिवाइड करेगी दो बराबर पार्ट में, तो दोनों पार्ट्स का एरिया कितना कितना हो जाएगा, a²/6 a²/6। अब थोड़ा बहुत डायग्राम से चीजें समझ लेते हैं। और दूसरी चीज, ये जो बी के कोऑर्डिनेट हम लोग ने लिखे हैं इसको सही से लिख लेते हैं, a, ठीक है, तो a, और 0,0 दोनों ही किस पर लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये भी चीज हम लोग ने ऑब्जर्वेशन से देख ली, 0,0 और a, किस पर लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम का डायग्राम बना के चीजों को समझते हैं। तो ये कुछ डायग्राम है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई, और ये ग्रीन वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स। हम लोग ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि 0,0 और a, ये y बराबर x लाइन पर लाई करें, तो इनके इंटरसेक्ट पॉइंट y बराबर x लाइन पर लाई करेंगे। और ये लाइन x इज इक्वल्स टू b है, देखो ये बाउंडेड एरिया है इनके बीच का, ये जो चल रहा है ना ऐसे करके, ये पूरा ऐसे ये बाउंडेड एरिया, और ये लाइन इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना। तो अब एक चीज यहाँ पर ये समझ सकते हो कि एक और चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि ए बी, ये देखो ये ए बी लाइन जा रही है जो कि y बराबर x है, x इज इक्वल्स टू b, और x एक्सिस एक ट्राइंगल बना रहा है जिसका एरिया हाफ है। तो वो कौन सा ट्राइंगल है, वो ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, मैंने डायग्राम जानबूझ के छोटा बनाया है कि जिससे हमारी आदत पड़ेगी छोटा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतनी जगह तो होती नहीं, तो हम छोटे से डायग्राम में ही चीजें समझने की कोशिश करें, है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया, अगर इसको कुछ मैं नाम सी दे दूं, तो ए सी बी का एरिया कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो b ही होगा, b,0। और चूंकि ये जो लाइन है ये y बराबर x है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट भी है, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, और चूंकि b पॉजिटिव है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो b तो हमें पता चल गया। अब हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि अगर हम 0 से b तक इंटीग्रेट करेंगे, इन दोनों कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया देखेंगे, तो वो कितना आएगा, इसका हाफ आएगा, a²/3 का हाफ आएगा,
तो ए स्क्वायर बाई 3 का हाफ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 6, मतलब कि 0 से b में इंटीग्रेशन करेंगे अगर, वो भी एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे। 0 से b में जो इंटीग्रेशन होगा उसमें बाउंडेड एरिया जो होगा वो टोटल बाउंडेड एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, और वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बाई 3 का हाफ, यानी कि ए स्क्वायर बाई 6 के बराबर होगा। चलो, तो ये सिचुएशन है। वैसे नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ही आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो मतलब आपकी आदत भी होनी चाहिए कि उस छोटे से डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी मैंने फिर से डायग्राम बना दिया है। तो अब जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो यूज करते हैं, ये लाइन है इनके बीच के टोटल एरिया को बाइसेक्ट कर रही है। तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम 0 से b में इनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू b तक, तो वो ए स्क्वायर बाई 3 का हाफ, यानी कि ए स्क्वायर बाई 6 आएगा। और इंटीग्रेशन की हेल्प से वो कितना आएगा, वो आएगा 0 से b, यानी कि 0 से b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। अपर कर्व यानी कि अपर कर्व ग्रीन वाला है, ये पैराबोला, और हमें किसकी वैल्यू रखनी है, हमें चूंकि x एक्सिस पर हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो y एज अ फंक्शन ऑफ x रखना है। तो y कितना आ जाएगा, रूट ए एक्स आ जाएगा, तो रूट ए रूट एक्स आ जाएगा। माइनस लोअर कर्व, ये ब्लू वाला कर्व है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए स्क्वायर बाई 6 के। ठीक है, अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद, ये आ जाएगा रूट ए एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3, और ये 2, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3a। ठीक, 0 से 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 6, 3 कॉमन आके उधर 2 को कैंसिल कर देगा, लोअर लिमिट से पूरा 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट से आ जाएगा, भाई कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए माइनस आई सपोज 1/a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3 कैंसिल हो गया था, तो ये 2 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद एलसीएम वगैरह ले लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4a√a, और इधर से ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये इनफैक्ट 1 ना होके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। 4a√2 नहीं भाई, 4a√a इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 2, स्क्वायर कर दो, तो यह आ जाएगा 16 ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए की पावर 6 प्लस 4 प्लस 4a क्यूब, तो यहां से आ जाएगा a टू द पावर 6 माइनस 12a क्यूब प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और अगर हमें वो फॉर्मूला ना पता होता 16/3 मॉड ए बी, तो हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती, थोड़ी सी और बढ़ जाती, क्योंकि ये हमने बड़ी आसानी से बता दिया कितना होगा, ए स्क्वायर बाई 6 होगा। चलो, तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो प्लस माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन आया, मतलब पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये सी ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है कि नहीं। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क पे करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या आया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन दिस। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर कोई कर लेगा, तो इसको सॉल्व करके इसका आप आंसर कमेंट में बताना। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ने खत्म कर लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है भाई, ये मत समझना कि पिक्चर खत्म हो गई है इसकी, है ना। अभी तो हम लोग ने मेन फोकस यहाँ पर इस लेक्चर में किस पर रखा था, लाइन एंड पैराबोला, जहां पर लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन और पैराबोला, जब लाइन टेंजेंट बनेगी या 2 से ज्यादा कर्व इन्वॉल्व होंगे, जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों को टैकल करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।